भारतेंदु काल यानी कि आधुनिक काल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इसका एक पार्ट मैंने कल करवाया था और उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने देखे थे। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि इससे पहले हमने उसी को किया था और आज हमारा ये दूसरा पार्ट है भारतेंदु या फिर आधुनिक काल का हम कहें। तो अगर आप हिंदी साहित्य की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो या फिर यूजीसी नेट नोट्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, रामबाण साबित होने वाले हैं। ये सिलेक्शन दिलाएँगे आपको सीधा, अगर आप अच्छे से इनका रिवीजन करते हैं तो, हैं, अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो ज़रूर देखना और फिर बताना कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलते हैं, यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। यहाँ से आपको समझ में तभी आएगा जब आप पहली क्लास देख चुके होंगे, है ना? देख लेना उसको भी। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, इनका जो जीवन है वो है 1823 से 1895 ईस्वी के बीच में रहा है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त और उस समय सभी विभागों पर मुसलमानों का पुरजोर था। ठीक है? शिक्षा विभाग जो उस समय था, उसके इंस्पेक्टर पद पर या फिर उस समय सभी विभागों पर मुसलमानों का पुरजोर था। जैसा कि अभी हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि उस समय जो उर्दू थी उसका बोलबाला था भारतेंदु युग से पहले। है, जो अंग्रेज़ थे या फिर जो बहुत सारे विद्वान थे वो अ, उर्दू को ही राजभाषा बनाने के लिए या फिर उसी का प्रयोग करने पर बल दे रहे थे, है ना? तो इनके मन में भाकापन का डर बराबर बना रहता था। जो राजा से प्रसाद सितारे हिंद है, इनके मन में भाकापन का डर बना रहता था। भाका में हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुन वे हिंदी को गवारू बोली भी कहते थे। ये भाका में हिंदुओं की कथा वार्ता को सुन करके ये हिंदी को गवारी बोली भी कहते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजा से प्रसाद सितारे हिंद हैं, इन्होंने हिंदी को क्या कहा है? तो गवारू बोली कहा है। ठीक है? गवारू बोली क्यों कहा है? क्योंकि भाका में हिंदुओं की कथा वार्ता को सुन कर के इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है? और ये शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त थे। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? और बाकी के जो पद हैं, वो जो विभाग थे, उन पर ज़्यादातर मुसलमानों का फिर-जोर था। भारतेंदु जी इन्हें अपना गुरु मानते थे, ये ध्यान रखना है। हिंदी का जो गुरु है, वो भारतेंदु जी ने किसको माना है? तो ये अपना सॉरी, ये साहित्य गुरु किसको माना है? तो ये भारतेंदु जी ने इससे प्रसाद सितारे हिंद को माना है। बनारस अखबार जो 1845 ईस्वी में चलता था, ये इस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन इसके माध्यम से हिंदी का प्रचार-प्रसार किया था। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने जो बनारस अखबार निकलता था, उससे क्या किया है? हिंदी का प्रचार-प्रसार किया और ये 1845 ईस्वी में ये पत्र निकलता था, ये ध्यान रखना है। हिंदी प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी अखबार था। हिंदी प्रदेश से निकलने वाला यानी कि बनारस से ही निकलता था बनारस अखबार और ये हिंदी प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी अखबार था, ये भी ध्यान रखना है। ये उर्दू, फारसी युक्त खिचड़ी हिंदी के समर्थक माने जाते हैं। जो शिवप्रसाद सितारे हिंद ने ये जो हिंदुस्तानी है यानी कि उर्दू और फारसी से युक्त जो हिंदी है, उसको क्या मानते हैं? उसी के समर्थक माने जाते हैं। इनकी रचनाएँ कौन-सी हैं? शिवप्रसाद सितारे हिंद की तो राजा भोज का सपना, मानव धर्मासार, इसकी भाषा संस्कृत अधिक है, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, सवान-ए-उमरी, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। ठीक है? शिवप्रसाद सितारे हिंद की आत्मकथा का नाम है सवान-ए-उमरी, इसको याद रखना। सरकार द्वारा 1870 ईस्वी में सितारे हिंद की उपाधि दी गई और 1874 ईस्वी में राजा की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है? सितारे हिंद को राजा की उपाधि कब दी गई थी? तो 1874 ईस्वी में दी गई थी। दूसरा जो नाम आता है, ये है राजा लक्ष्मण सिंह का। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है? और हिंदी को हिंदी संस्कृति के अनुकूल संस्कृत निष्ठ बनाने की चेष्टा की। हिंदी को हिंदी संस्कृति के अनुकूल, अगर हम बात करें हिंदुस्तानी यानी उर्दू, हिंदी उर्दू मिश्रित का जो हिंदी उर्दू मिश्रित बोली पर जो ध्यान जोर दिया है वो किसने दिया है? गेट गेट लगा देना बाहर से। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दिया है और संस्कृत निष्ठ हिंदी के प्रयोग पर बल किसने दिया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने दिया है। इन्होंने आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र भी निकाला था, ये ध्यान रखना। लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में ही कालिदास की अमर कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनका नाटक था कालिदास का,
उसका खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया था शकुंतला नाटक नाम से, किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। और मेघदूत का ब्रज भाषा में किया था, ठीक है? मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम दोनों ही कालिदास की रचनाएँ हैं और दोनों का अनुवाद किया है किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। आगे देखते हैं फ्रेडरिक पिंकॉट, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? मुझे लगता है आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये क्लास ज़रूर देखनी चाहिए। है ना? ये वो नोट्स हैं जो मैंने खुद से अलग-अलग किताबों से टाइप किए हैं और जो आपको चाहें तो घर बैठे भी प्राप्त हो सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर आप चाहें तो ले सकते हो, ठीक है? फ्रेडरिक पिंकार्ट प्रसिद्ध हिंदी प्रेमी के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी भाषा और शैली से बहुत प्रभावित हुए थे, ठीक है? जो फ्रेडरिक पिंकार्ट थे, ये राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा और शैली से बहुत प्रभावित हुए। 1875 ईस्वी में इसे इंग्लैंड में प्रकाशित करवाया था। आगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अपनी गुटका में इस रचना को स्थान दिया है। ठीक है? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अपनी जो गुटका है उसमें क्या दिया है? इस रचना को स्थान दिया है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में मेघदूत के पूर्वार्ध और 1883 ईस्वी में उत्तरार्ध का पद्य अनुवाद प्रकाशित हुआ था। ठीक है? 1881 में मेघदूत जो रचना है कालिदास की उसको ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। उसका पूर्वार्ध 1881 में प्रकाशित हुआ और 1883 में उत्तरार्ध प्रकाशित हुआ था। 2 भागों में इसको प्रकाशित करवाया गया था। 1870 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार द्वारा राजा की उपाधि राजा लक्ष्मण सिंह को दी गई थी। लक्ष्मण सिंह को भी राजा की उपाधि कब दी गई? 1870 में दी गई और शिव प्रसाद सितारे हिंद को 1874 में दी गई। दोनों का याद रखना। आगे बढ़ते हैं अब हम भारतेंदु युग की तरफ। भारतेंदु युग से पहले आधुनिक काल के जो भी इम्पोर्टेंट लाइनें थी वो मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है? तो अब बढ़ेंगे थोड़ा-सा भारतेंदु युग की तरफ। भारतेंदु युग नामकरण विशेषताएँ एवं प्रमुख कवियों को देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं भारतेंदु युग की जो आरंभिक सीमा है, वो सर्वमान्य अवधि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं 1857 से 1900 तक और इसके संबंध में आलोचकों के जो मत हैं, वो यहाँ पर दे रखे हैं। इसका समय दे रखा है तो इसको एक बार आप पढ़ लेना। रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 माना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मिस्र बंधुओं ने 1869 से 1888 माना है। राम कुमार वर्मा 1870 से 1900 मानते हैं। रामविलास शर्मा 1868 से 1900 मानते हैं। केसरी नारायण शुक्ल ने 1865 से 1900 माना है। डॉक्टर नगेंद्र 1868 से 1900 मानते हैं और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1850 से सीधा-सीधा 1900 माना है। ठीक है? संवत यहाँ पर आप देख लेना। आगे है आलोचकों द्वारा भारतेंदु युग का नामकरण। तो नामकरण के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। भारतेंदु युग का जो नाम है वो क्या-क्या दिया है किसी ने? तो हिंदी साहित्य अभ्युत्थान। हिंदी साहित्य अभ्युत्थान का नाम क्या दिया है? तो नागरिक प्रचारणी सभा ने भारतेंदु काल का नाम दिया है। नई काव्य धारा या प्रथम उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भारतेंदु काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है? भारतेंदु काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है। और नव जागरण काल नाम दिया है रामविलास शर्मा जी ने। पुनर्जागरण काल या फिर भारतेंदु युग नाम दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने और भारतेंदु युग नाम दिया है किसने? नंद दुलारे वाजपेयी जी। भारतेंदु मंडल के कवि, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है, कौन सा कवि है जो भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं है? इस तरह से प्रश्न बनते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है 4-5 उनको तो आप याद कर ही लेते हो, लेकिन यहाँ पर सभी को देखना बहुत ज़रूरी है। तो भारतेंदु मंडल में बाबा सुमेर सिंह का नाम आता है, साहबजादे राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, सुधाकर द्विवेदी और लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, रामकृष्ण वर्मा, बलवीर रामकृष्ण देव शरण गोप, लाला सीताराम, दामोदर शास्त्री सप्रे, विनायक राव, नवनीत चौबे, मुंशी देवी प्रसाद, बाबू तोताराम का नाम आता है, बाल मुकुंद गुप्त, ऋषिकेश का नाम आता है, गोविंद गिल्ला भाई, पंजी सुत चेलो, सूर्यमल मिश्र, भटनागर गोपाल दास, दयाल दास, सज्जन सिंह, गणेशपुरी, कविराज श्यामल दास, मुरारी दीन का नाम आता है जो कि राजस्थान से संबंधित थे, है ना? और इसके अलावा बाराहट बाल बख्श का नाम आता है, रामदयाल कविया, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु काल के मुख्य कवि। तो ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं, हालाँकि इन सबको तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन भारतेंदु मंडल में ज़रूर इनका नाम याद कर लें। वैसे जो इम्पोर्टेंट हैं, उसमें हम राधाचरण गोस्वामी को पढ़ते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को पढ़ते हैं, राधा कृष्ण दास को पढ़ते हैं, सुधाकर द्विवेदी को भी मैंने तो नोट्स में रखा हुआ है, बाकी बहुत सारी किताबों में आपको नहीं मिलते। अंबिका दत्त व्यास, लाला श्रीनिवास दास को भी पढ़ेंगे और जगमोहन सिंह पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई गोविंद गिल्ला भाई को भी थोड़ा बहुत मैंने रखा है ना? बाबू तोताराम, बाल मुकुंद गुप्त है
और इसके अलावा है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, लेकिन भारतेंदु मंडल में सभी का नाम याद रखना। अब हम आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको देखेंगे। अगर आपने को क्लास अच्छी लग रही है और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर देना। ठीक है? जितना ज़्यादा आप लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट करोगे, उतना ही आपके लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री में मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, है ना? अगर आप सपोर्ट करेंगे तो, क्योंकि ये आपके सपोर्ट से ही सब सक्षम हम हो सकते हैं, सक्षम हैं इस काम को करने के लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देख लेते हैं, तो इनका जो जन्म है वो 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखना। और उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में काशी में ही हुई थी, है ना? मृत्यु और जन्म दोनों ही काशी में हुए थे। और इनकी जो जीवन था वो केवल और केवल 35 वर्ष की अल्पायु में ही स्वर्ग सिधार गए थे, यानी कि बहुत कम समय भगवान ने इनको दिया था, जबकि बहुत ज़्यादा देना चाहिए था। क्योंकि भारतेंदु जी ने बहुत काम किए हैं हमारे साहित्य को लेकर के, हमारे मतलब नव जागरण लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत काम किया। आगे उनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास और माता का नाम था सुलेखा, प्रेमिका का नाम था चंद्रिका। आगे उपनाम की अगर हम बात करें तो उर्दू लेखन के लिए रसा उपनाम का प्रयोग करते थे, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। उर्दू लेखन के लिए भारतेंदु रसा उपनाम का प्रयोग करते थे और उनके गुरु का नाम था शिव प्रसाद सितारे हिंद। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे। इनकी प्रथम रचना विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है? 1868 ईस्वी में ये अनूदित नाटक था, ये ध्यान रखना। 1868 ईस्वी में लिखा गया। आगे थोड़ा-सा इनमें इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और प्रथम पत्रिका 1868 ईस्वी में ही कवि वचन सुधा के नाम से लिखी गई थी। पूरी वीडियो अगर आप देखोगे ना तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएँगे, क्योंकि आगे इनको डिटेल में भी दे रखा है। प्रथम खड़ी बोली की जो रचना थी वो थी फूलों का गुच्छा। ये प्रथम खड़ी बोली की रचना फूलों का गुच्छा थी। प्रथम संपादित समाज की अगर बात करें तो इन्होंने कविता वर्धिनी सभा, जो कि 1870 ईस्वी में इसका स्थापना की थी। ठीक है? ये समाज के लिए मतलब कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की थी। 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि मिली थी। ये ध्यान रखना है, भारतेंदु इनका जो मूल नाम था वो पूछा जाता है, वो था हरीशचंद्र। और भारतेंदु की उपाधि मिली थी 1880 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त भारतेंदु को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय नवोत्थान के प्रतीक, आधुनिक हिंदी के पितामह और हिंदी गद्य का जनक, ठीक है, इन सारी उपाधियों से भी नवाजा गया है। 10 वर्ष की आयु में ही माता-पिता की मृत्यु हो गई थी। हाँ, सोचिए, मतलब माता-पिता की मृत्यु केवल 10 साल की उम्र में हो गई। 15 वर्ष की उम्र में आपने एक पद लिखा था, "लै ब्योढ़ा ठाड़े भये, श्री अनिरुद्ध सुजान, बाड़ा सुर की सेन को हनन लगे भगवान।" ये 15 वर्ष की उम्र में ये पद भारतेंदु जी ने लिख दिया था। और ऋणी हो जाने के कारण मृत्यु हो गई। ये जो मृत्यु का कारण है वो बताया जाता है कि ऋणी हो जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। उस समय साहित्य की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई कुछ खास कुछ मिलता ही नहीं था लेखकों को, है ना? वो सिर्फ़ अपनी संतुष्टि के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए, अपनी देशभक्ति जताने के लिए ही उस समय रचनाएँ किया करते थे, है ना? अपने देश की बुराइयों वगैरह को जागरूक करने के लिए। 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा को मासिक रूप में प्रकाशित करवाया था, ठीक है? मासिक रूप में प्रकाशित हुआ, लेकिन 1877 ईस्वी में ही 15 दिन यानी कि पाक्षिक में प्रकाशित होने लगा। और फिर 1881 ईस्वी से ये साप्ताहिक हो गई थी। ये एक ऐसी पत्रिका है जो तीनों रूपों में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? एकमात्र पत्रिका हिंदी की जो तीनों रूपों में प्रकाशित हुई, पहले मासिक, फिर पाक्षिक और फिर साप्ताहिक, तीनों का समय भी दे रखा है। बालमुकुंद गुप्त के अनुसार, बालमुकुंद गुप्त जी कहते हैं कि कवि वचन सुधा के हर अंक के लिए लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था। कवि वचन सुधा में इतना अच्छा जो मैटर आता था, इतना अच्छा चीज़ें लोगों को देखने को, पढ़ने को मिलती थी कि हर अंक, जब इसका अंक छपता था, पहले मासिक में छपता था, लोग इतना उत्साहवर्धक रहते थे, मतलब इसका इतना इंतज़ार करते थे। फिर उसको इसीलिए 15 दिन में कर दिया और फिर सप्ताह में कर दिया, है ना? क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बहुत इसको पसंद किया था। भारतेंदु की बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो पद्माकर त्रिदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकल मधुसूदन तथा शरत चंद्र की श्रेणी में आते हैं। उसी प्राचीन व नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। क्या भारतेंदु की बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए शुक्ल जी ने क्या कहा है, तो शुक्ल जी का ये जो कथन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना।
आगे 20 वर्ष में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए थे, तब स्त्रियों के विकास हेतु कार्य किए गए थे। ये ध्यान रखना, 20 वर्ष में ऑनरेडी मजिस्ट्रेट बना दिया गया था, समझ लीजिए आप। मतलब भगवान ने कहते हैं ना, मतलब सब कुछ इतनी जल्दी-जल्दी तय हो रहा था, इतनी जल्दी-जल्दी 15 वर्ष की उम्र में पद लिख दिया, 20 वर्ष में ऑनरेडी मजिस्ट्रेट बना दिए गए, है ना? जिस वक़्त एक बच्चे को एक मतलब वो मैच्योरिटी आती नहीं है, लेकिन भारतेंदु जी इतने मैच्योर हो गए थे, एक तो माता-पिता नहीं थे, उस वजह से भी, है ना? और स्त्रियों के विकास के लिए भी कार्य किए, इतनी सारी मतलब संस्थाएँ वगैरह इन्होंने खोल दी थी। आप सोचिए, लेकिन भगवान ने जल्दी ही अपने पास बुला लिया, वरना और अगर कम से कम 30-35 साल जीते, बहुत कुछ देश के लिए कर जाते। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगज़ीन को मासिक प्रकाशित किया गया था। ठीक है? 1873 में एक और मैगज़ीन, एक और पत्रिका निकाली भारतेंदु जी ने, जिसका नाम था हरिश्चंद्र मैगज़ीन। ये पत्रिका ब्रज भाषा की समर्थक थी और बनारस की घटनाओं को उजागर कर रही थी। उस समय की जो घटनाएँ घट रही थी, उनको उजागर करने का काम करती थी ये मैगज़ीन, और 8 माह और 8 अंक के बाद इसका नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। चंद्रिका भारतेंदु जी प्रेमिका का नाम था और अपनी प्रेमिका के नाम पर इस मैगज़ीन का नाम बदल दिया था भारतेंदु जी ने, है ना? आगे है स्त्री उपयोगी पत्रिका 1874 ईस्वी में बाला बोधिनी नाम से प्रकाशित की, जिसमें स्त्रियों की समस्या और घरेलू टिप्स दे रखे थे। ठीक है? जो बाला बोधिनी थी, ये स्त्रियों की समस्या से संबंधित थी, 1874 ईस्वी में निकाली गई थी। यानी कि 3 पत्रिका थी जो अपने जीवन काल में निकाली थी भारतेंदु जी ने। आगे है वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की गई थी भारतेंदु जी के द्वारा, और भारतेंदु ने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना 1873 ईस्वी में ही की थी। ये तदीय समाज की स्थापना की 1873 में, 1873 ईस्वी में ही पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना भी की थी। आगे भारतेंदु अपने जीवन के उत्तरावस्था तक ब्रज भाषा के समर्थक थे। बाद में द्वितीय या द्विभाषी पद्धति के समर्थक बन गए। ठीक है, पहले भारतेंदु अपने जीवन के उत्तरावस्था तक क्या थे? ब्रज भाषा के समर्थक थे, लेकिन बाद में ये द्विभाषी पद्धति के समर्थक बन गए। समर्थक कैसे? ये काव्य में तो ब्रज भाषा मतलब काव्य के लिए ब्रज भाषा चाहते थे, और गद्य को खड़ी बोली में लिखने के पक्षधर बन गए थे। गद्य यानी कि जो निबंध या फिर उपन्यास इस तरह का जो उस होता है उसे गद्य विधा बोलते हैं, और ये खड़ी बोली में लिखा जाना चाहिए, ऐसा भारतेंदु जी का मत था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें नर प्रकृति का कवि कहा है। ये नर प्रकृति का कवि किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। आगे भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण का रोल निभाया था। जानकी मंगल नाटक था शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का, और उसमें लक्ष्मण का रोल निभाया था भारतेंदु ने, और नील देवी जो नाटक था ये खुद भारतेंदु जी का ही था, और इसमें पागल का अभिनय किया था। आगे है इसमें अनूदित नाटकों के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत बनते हैं। अनूदित नाटकों में सबसे पहला आता है विद्या सुंदर 1868 में, ये इनका पहला नाटक माना जाता है, जो संस्कृत नाटक चौर पंचासिका, ये पॉइंट याद रख लेना, विल्हन कवि का एक नाटक था चौर पंचासिका, इसका अनूदित किया गया, और ये बंगला संस्करण विद्यासागर यतीन्द्र मोहन ठाकुर का हिंदी अनुवाद है। संस्कृत में चौर पंचासिका नाटक था, विल्हन कवि के द्वारा लिखा गया था, ठीक है? और बंगला में यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने विद्यासागर के नाम से लिखा था, और जिसे विद्या सुंदर के नाम से भारतेंदु जी ने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। ये 3 अंकों में विद्या एवं सुंदर की प्रेम गाथा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है? आगे दूसरा जो नाटक है अनुदित नाटकों में, वो है पाखंड विडंबन, 1872 में आया, कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत के नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है। आगे है धनंजय विजय 1873 ईस्वी में लिखा कंचन कविकृत संस्कृत व्याय योग के तीसरे अंक का अनुवाद है। ठीक? ये ये नोट्स आप मतलब अगर कहीं-कहीं बहुत सारी बुक्स में नहीं पढ़ने को मिलता है, लेकिन कई बार इस सारी बुक्स का निचोड़ है, इसलिए यहाँ पर इतना डिटेल में दे रखा है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, यूजीसी नेट निकालना चाहते हो, तो आपको थोड़ा इतना ही डीप पढ़ना पड़ेगा, है ना? उसी के लिए क्लासेस मेरी स्पेशली चल रही हैं, या यूजीसी नेट या फिर टीजीटी के लिए, है ना? मैं आपको डीपली पढ़ा रही हूँ। अगर आप एमसीक्यू करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, करते ही है ना? बहुत सारे करवाए हैं, आप चाहें तो देख लेना। लेकिन यहाँ पर डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना? ये सब तो आप जानते होंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है इनके आधार विषय, आजकल पेपर में वही पूछे जाते हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो ना, तो ई-बुक के रूप में भी आपको मिल जाएँगे ऐप पर। ये पूरी पीडीएफ आप पढ़ सकते हो शुरू से लेकर लास्ट तक। कर्पूर मंजरी, और इसमें काव्य शास्त्र भी शामिल है। कर्पूर मंजरी 1875 में लिखा गया, राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी का अनुवाद है।
भारत जननी 5वां नाटक है 1870 में लिखा गया। ये नाटक गीत है जो संस्कृत से हिंदी में अनुदित है। मुद्रा राक्षस 1875, विशाख दत्त कृत संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस का अनुवाद है। दुर्लभ बंधु, ये थोड़ा-सा यहाँ से क्रम बिगड़ गया था। दुर्लभ बंधु 1880 में शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है, याद रखना। मौलिक नाटकों की बात करें तो वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति 1873 में लिखा गया। इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध करते हुए सामाजिक धार्मिक विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया है। ये वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, हिंसा की बात हो रही है, तो पशु बलि जो होती है ये हिंसा ही होती है, इसका यहाँ पर विरोध किया गया है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 लिखा गया है। छेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। ये 4 अंकों का नाटक है और इसमें असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है। सत्य से अर्थ है असत्य पर सत्य की विजय। नवयुवकों में चरित्र एवं आदर्श स्थापित करने के उद्देश्य से भी लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नवयुवकों में चरित्र और आदर्श स्थापित, आज के समय पर भी ऐसे लेखकों की बहुत आवश्यकता है हमारे देश में, है ना। श्री चंद्रावली तीसरा नाटक है, 1876 में लिखा गया। ये नाटिका के रूप में लिखा गया है। इसमें वैष्णव भक्ति एवं प्रेम तत्व का चित्रण करते हुए प्रेम का रूप वर्णित किया है। चौथा नाटक है वेसस्य विषम औषधम 1876 ईस्वी। ये भान के रूप में लिखा गया। नाटकों की अलग अलग शैली होती है, तो इसीलिए ये भान है। देसी नरेशों की दुर्दशा पर आंसू बहाते हुए चेतावनी दी गई है कि यदि वे ना संभले तो धीरे धीरे अंग्रेज सभी देसी रियासतों को अपने अधिकार में ले लेंगे। क्या देसी जो राजा महाराजा होते थे उस समय पर, हमारा देश राजा महाराजा होते थे अंग्रेजों के आने से पहले, है ना। तो देसी नरेशों को यहाँ पर क्या किया गया है, चेतावनी दी गई है, ठीक है। विषस्य विषम औषधम। भारत दुर्दशा की बात करें तो 1880 ईस्वी में आया है। ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी। ब्रज रत्न दास के अनुसार 1876 इसका समय है और ये नाट्य रासक इसको कहा गया है। ये नाट्य रासक माना गया है। ये इनका प्रथम राजनीतिक नाटक माना जाता है। प्रथम मौलिक, मौलिक भी अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता है, ठीक है, मौलिक, प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक किसको माना गया है, तो ये भारत दुर्दशा को माना गया है। अगर प्रथम नाटक की बात करें तो वो भारतेंदु जी के जो पिता थे गिरधर दास गोपाल चंद्र, उनका नाटक था नहुस नाटक, उसको नाटक नाटक माना गया है। लेकिन ये राजनीतिक की बात हो रही है, इसमें राष्ट्रीय भक्ति का स्वर उद्घोषित हुआ है। नील देवी 1881 में लिखा गया। ऐतिहासिक गीत श्रेणी का नाटक है। इस नाटक में 5 दृश्य हैं। नील देवी में 5 दृश्य हैं। भारतीय नारी के आदर्शों की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। नील देवी एवं सूर्यदेव इसमें प्रमुख पात्र हैं। नील देवी और सूर्यदेव प्रमुख पात्र हैं। इस नाटक में भारतेंदु जी ने पागल की भूमिका निभाई थी, ठीक है। लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी जानकी मंगल नाटक में और पागल की भूमिका निभाई थी नील देवी नाटक का ही नाटक है। 7वां इनका नाटक आता है मौलिक नाटकों में अंधेर नगरी 1881 में लिखा गया। इसमें बिहार के, ये प्रहसन है, ठीक है, पूछा जाता है। इसमें बिहार के एक विवेकहीन रजवाड़े को आधार बनाकर प्रशासनिक तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। इसके मुख्य पात्रों में महंत है जो कि एक साधु है, नारायण दास और गोवर्धन दास इसके 2 शिष्य होते हैं। इसमें 6 दृश्य हैं। इस नाटक की रचना एक ही रात में कर दी गई थी। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं भारतेंदु जी को लेकर? भारतेंदु भारतेंदु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक है अंधेर नगरी, ठीक है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी को माना है बच्चन सिंह ने। आगे कहते हैं कि अपने कथ्य और प्रयोग की दृष्टियों से यह आज भी प्रासंगिक है। यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक, ठीक है। इतना ही डिटेल में अगर आपको पढ़ना है ना, यूट्यूब पर तो क्लासेस चल ही रही है लेकिन पूरा डिटेल नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पर वन लाइनर करवा रही हूँ मैं, है ना। यहाँ से तो भारतेंदु जी से तो ऐसा कोई लाइन थी ही नहीं जिसको मैं छोड़ देती, है ना, जिसको मैं स्किप कर देती। मुझे लगा ही नहीं, मुझे लगा इसको तो पूरा पढ़ाना ही चाहिए भारतेंदु जी को, क्योंकि सारे बनते हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में पढ़ा रही हूँ। अगर इतना ही डिटेल में आपको पूरा हिंदी साहित्य पढ़ना है शुरू से लास्ट तक, तो आप मेरे जो पेड बैच है उससे भी जुड़ सकते हो। केवल और केवल 699 में कंप्लीट, कोई किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अपूर्ण कृतियाँ, अपूर्ण कृतियाँ की अगर बात करें तो प्रेम जोगिनी अपूर्ण रही है 1875 में। ये मौलिक है लेकिन अपूर्ण रचना नाटिका है। सती प्रताप ये भी अपूर्ण है। इसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था, पूछा जाता है। 1883 में गीति रूपक है। और रत्नावली ये 1868 में लिखा गया। ये संस्कृत की रत्नावली नाटिका जो कि हर्ष द्वारा रचित नाटक है उसका अनुवाद है, लेकिन ये अपूर्ण रह गई थी। प्रवास नाटक 1868 में और मृच्छकटिकम और नव मल्लिका इनको लिख रहे थे,
लेकिन नहीं लिख पाए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों की अगर हम बात करें तो निबंधों से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। जनरल कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है हमारे सिलेबस में, कश्मीर को जातीय संगीत, संगीत सार हिंदी भाषा 1875 में लिखा था। काशी, बादशाह, दर्पण, वैष्णव भत्ता और भारतवर्ष, नाटकों का इतिहास, सूर्योदय और ईश्वर बड़ा विलक्षण, बद्रीनाथ की यात्रा, एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न, स्वर्ग में विचार सभा, सूर्योदय, सूर्योदय शायद 2 बार टाइप हो गया है, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका नाम से निबंध लिखा था, रामायण का समय पूछा जाता है, उदय पुरोदय, लीलावती, कालचक्र, है ना? कालचक्र, जर्नल कालचक्र अलग निबंध है और कालचक्र अलग है ना? ये 1890 में आया था। प्रकाशित हुआ था। भ्रूण हत्या, ईश्वर बड़ा विलक्षण है और माघ स्नान विधि, 1-2 इसमें दोबारा टाइप हो गए हैं ना, लिखने में हो जाता है। तो माघ स्नान विधि ये सभी निबंध हैं, तो याद रखनी है आपको। राजभक्ति से संबंधित कुछ रचनाएँ हैं। अलवरत वर्णन अंतरपा अंतरलापिका, या अलवरत वर्णन अंतरलापिका, महारानी विक्टोरिया के पति के निधन पर ये रचना लिखी थी, राजभक्ति से संबंधित ये रचनाएँ हैं। रिपुनाष्टक, ये लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखित है ना? लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा गया है। रिपन को वैसे सबसे अच्छा गवर्नर बताया गया है। श्री राजकुमार का सुस्वागत पत्र, श्री राजकुमार का सुस्वागत पत्र, ये विक्टोरिया द्वितीय का जो पुत्र आया था भारत पहली बार आया था, उसके यहाँ पर सुस्वागत पत्र के रूप में ये जो रचना है वो लिखी गई थी। आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं की शैली क्या है? तो ये शैली से भी क्वेश्चन बनता है। बंदर सभा परोढ़ी शैली में लिखी गई, उर्दू का स्यापा स्यापा शैली है, समदिन मधुमास ये गाली में लिखा गया है। ये गाली का अर्थ ये है कि अगर शादी विवाहों में देखा होगा तो हमारे भारत के कुछ गाँव वगैरह की रीति-रिवाज होती हैं, तो उसमें जो समधी वगैरह आते हैं ना, उनको मतलब हँसी-मज़ाक वाली गालियाँ दी जाती हैं। ठीक है? तो ये गाली शैली में लिखा गया, समदिन मधुमास, समदिन नाम से ही पता चल जाएगा। नए ज़माने की मुकरी, प्रातः समीरण, प्यार छंद में और वर्षा विनोद कविता शैली में लिखा। आगे हैं कुछ रचनाएँ और देखते हैं। भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य एवं उत्तरार्ध भक्तमाल, ये भक्ति से संबंधित रचनाएँ हैं। ये भक्ति से संबंधित है, जैसे भक्ति काल में रचनाएँ लिखी जाती थी, उस प्रकार की ये भगवान की भक्ति या से या फिर भक्ति से ही संबंधित रचनाएँ हैं ना। जैसे कार्तिक में स्नान करते हैं तो हमारे अंदर जो भक्ति होती है उसी को ही दर्शाते हैं, है ना? उत्तरार्ध भक्तमाल। उत्तरार्ध भक्तमाल में इन्होंने मुस्लिम कृष्ण भक्त कवियों की प्रशंसा करते हुए कहा है, इन मुसलमानन हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। मुस्लिम कृष्ण भक्तों में जो नाम आता है वो रसखान का आता है ना? तो रसखान के लिए भी ये पंक्ति कही जाती है। आगे अगर हम बात करें तो ये तो सारे निबंध वगैरह हो गए। कहानियों में एक कहानी लिखी थी जिसका नाम है अद्भुत अपूर्व स्वप्न। यात्रा वृत्तांतों में सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और मेहंदावल की यात्रा, ये 3 यात्रा वृत्तांत लिखे थे भारतेंदु जी ने। आत्मकथा में एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती है, ठीक है? आत्मकथा के रूप में लिखा है। उपन्यास की बात करें तो पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा के 2 उपन्यास लिखे हैं। काव्य कृतियाँ देख लेते हैं, काव्य कृतियाँ कौन-सी हैं? तो दशरथ विलाप, कहाँ हो ए हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर मुझको सिधारे। ठीक है? ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं। कहाँ हो ए हमारे प्राण राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर दशरथ सिधारे, मुझको सिधारे। ये दशरथ विलाप की एक पंक्ति यहाँ पर दे रखी है। फूलों का गुच्छा, ये खड़ी बोली की रचनाएँ हैं। ठीक है? फूलों का गुच्छा 1882 में आया था। अच्छा, जो दशरथ विलाप है और फूलों का गुच्छा, ये दोनों की दोनों रचनाएँ खड़ी बोली में लिखी गई। तीसरी जो काव्य कृति है वो है प्रबोधिनी, 1874 में लिखी गई। बाला बोधिनी नाम से एक पत्रिका निकाली थी 1874 में ही, और प्रबोधिनी नाम से काव्य लिखा थी काव्य रचना। बंदर सभा 1879 में लिखी गई, हास्य व्यंग्य संबंधी रचना है। उक्त दोनों रचनाओं से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा मिलती है। प्रबोधिनी और बंदर सभा दोनों विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा देते हैं। भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी, कार्तिक स्नान 1872 ईस्वी, वैशाख महात्म्य 1872 ईस्वी। उक्त तीनों रचनाएं भक्ति भाव से उत्प्रोत है, परंपरा अनुरूप सांप्रदायिक पुष्टि मार्गीय रचनाएं हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, ये 2 रचनाएँ और मिलती हैं 1871 और 1873 में। बकरी विलाप 1874 ईस्वी, धर्म और स्वर्ग के नाम पर हिंसात्मक जो बकरा बलि दी जाती है, उस पर बकरी का विलाप नामक ये रचना है। आगे है प्रेम माधुरी 1875, गीत गोविंदानंद 1877-78, इसका समय आता है। होली, वर्षा विनोद का समय आप देख लेना। विनय प्रेम 50, मधु मुकुल, विजयनी, विजय वैजंती, प्रेम फुलवारी, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत और रिपूना अष्टक। अष्टक आप जानते हैं राजभक्ति से संबंधित। इनके कुछ प्रमुख तथ्य और देख लेते हैं।
है ना? जैसे मुझे लगा ना कि मुझे कोई कुछ स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आप भी थोड़ा-सा वैल्यू समझिए क्लास की, है ना? आप भी पूरी क्लास ज़रूर देखा करो, ना तो स्पीड में देखिए और ना ही स्किप करके देखिए। भले ही आपको ये चीज़ें पहले आती हों, फिर भी रिवीजन के तौर पर इनको ज़रूर देखिए, है ना? बहुत सारे नए पॉइंट मिल जाते हैं आपको हर क्लास में। नहीं मिलते हैं तो भी बताइए। प्रमुख तथ्य है विजयनी विजय वैजयंती जो निबंध काव्य है, इसमें मिस्र में भारतीय सेना द्वारा विजय प्राप्ति की गाथा का वर्णन है। ठीक है, विजयनी विजय वैजयंती में मिस्र में भारतीय सेना द्वारा विजय प्राप्ति की गाथा का वर्णन है। ये आधार विषय पूछे जाते हैं। प्रबोधिनी निबंध काव्य इसमें विदेशी वस्तु निबंध काव्य क्यों लिखा हुआ है? कि वैसे तो काव्य है, काव्य रचना है, लेकिन ये निबंध शैली में लिखी गई। ठीक है? मतलब पद्य छंद में नहीं है, निबंध शैली में। प्रबोधिनी में विदेशी वस्तुओं की त्याग की प्रेरणा है। प्रातः समीरण में प्रकृति रचना है ये, जो बांग्ला भाषा के प्यार छंद का प्रयोग हिंदी में किया गया है। प्यार छंद राष्ट्रीय भावना और संस्कृति चित्रण के लिए सुलभ होता है। आगे है नए जमाने की मुकरी, इसमें कुछ शब्दों की जगह नए शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया है। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र का जो अनुवाद है तर्दीय सर्वस्व नाम से किया है। यह रचना वैष्णव धर्म के मूल तथ्यों को स्पष्ट करती है। सांडिल्य भक्ति सूत्र नामक जो रचना है इसका अनुवाद भक्ति सूत्र वैजंती से किया है। रानी छद्म लीला, तन्मय लीला, देवी छद्म लीला ये प्रबंध गीत काव्य हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत कहा है। आगे है इतिहास ग्रंथ अगर हम देखें तो इतिहास ग्रंथों में बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम और बूंदी का राजवंश ये इतिहास ग्रंथ से संबंधित। ऊपर अभी हमने बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम उसमें भी पढ़ा था निबंधों में, निबंध तो हैं लेकिन ये इतिहास से संबंधित। भारतेंदु एक-एक पॉइंट को देखो नोट्स में कितना अलग-अलग तरीके से आपको बिल्कुल साफ अच्छे से क्लियर सब कुछ समझ में आ जाए, इसी तरीके से पूरा हिंदी साहित्य मैंने नोट्स तैयार किए हैं। अगर आप लेना चाहें ना तो आपकी बहुत सारी मेहनत बच सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक 1869 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और पावस कवित्त संग्रह नामक काव्य संग्रह ग्रंथ भी प्रकाशित किए, जिनमें परंपरा अनुसार श्रृंगारपूर्ण कविताओं की प्रधानता है। भारतेंदु के समस्त काव्य ग्रंथों का संकलन काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी के भारतेंदु ग्रंथावली दूसरा खंड में हुआ है। इन्होंने हिंदी वाङ्मय को लगभग 70 ग्रंथ दिए। ठीक है, हिंदी वाङ्मय को लगभग 70 ग्रंथ आए हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्री ब्रजरत्न दास, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध ने भारतेंदु को आधुनिक हिंदी काव्य का मसीहा कहा है। ठीक है, तो आगे इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं, लेकिन पंक्तियाँ मैं आपको एक अलग क्लास में करवाऊँगी, है ना? पहले हम मतलब जो वन लाइनर पर्सन है उनको पढ़ लें, फिर एक क्लास आपको अलग मिल जाती है पंक्तियों की। उसी तरह मैंने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का भी करवा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है ना, तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो। ज़रूर देख लेना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीधे-सीधे छपे मिलेंगे, है ना? क्योंकि मैं दिल से इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मैंने जितनी मेहनत की है नोट्स को बनाने में, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँचे, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम चैनल।